पहला क्लास ये ऑर्गेनिक का हम लोग लेने जा रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अगर हम लोग ऑर्गेनिक के हिस्ट्री को देखें, एकदम हिस्ट्री से शुरू करते हैं, तो 1967 में निकोलस लैमरी एक आदमी थे, एक साइंटिस्ट थे। निकोलस लैमरी ने केमिकल सबस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। केमिकल सबस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। उनकी ये जो क्लासिफिकेशन थी वो बेस्ड ऑन द सोर्स थी, सोर्स के बेसिस पे। ठीक है, सोर्स के बेसिस पे कि केमिकल सबस्टेंस कहां से बनते हैं। देखिए, हम तब की बात कर रहे हैं जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं था, सिर्फ क्या था, सिर्फ और सिर्फ केमिकल सबस्टेंस की बात होती थी। लोगों को ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, है ना, 1675 में। ठीक है, तो निकोलस लैमरी ने क्या किया, सोर्स के अकॉर्डिंग केमिकल सबस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो पार्ट था वो था मिनरल सबस्टेंस। ठीक है, मिनरल सबस्टेंस उन्होंने बताया वो सारे केमिकल सबस्टेंस जो मिनरल से ऑब्टेन्ड होते थे, उसको उन्होंने मिनरल केमिकल सबस्टेंस कहा, जिसकी मेनली सोर्स अर्थ क्रस्ट होती है। ठीक है, तो पहला केमिकल सबस्टेंस उन्होंने क्या बताया, मिनरल सबस्टेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा। दूसरा केमिकल सबस्टेंस उन्होंने जो बताया वो था वेजिटेबल केमिकल सबस्टेंस, मतलब ऑल दोज केमिकल सबस्टेंस विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स और वेजिटेबल्स आर कॉल्ड वेजिटेबल केमिकल सबस्टेंस। ठीक है, तो विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेबल्स लाइक सुगर, साइट्रिक एसिड्स एटसेट्रा। Okay, and the third one is animal chemical substance which are obtained from the animals like albumin, gelatin etc. Okay, तो निकोलस लैमरी ने सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया केमिकल सबस्टेंस का, वो केमिकल सबस्टेंस का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स 3 तरह का, मिनरल, वेजिटेबल और प्लांट और एनिमल। ठीक है, इसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम ये आया कि जब नए केमिकल सबस्टेंस और डिस्कवर्ड हुए और बहुत सारे जब केमिकल सबस्टेंस आए, तो ऐसे बहुत केमिकल सबस्टेंस का लिस्ट बन गया जिन केमिकल सबस्टेंस का सोर्स वेजिटेबल और एनिमल दोनों ही था। वेजिटेबल और एनिमल दोनों ही उसके सोर्स थे। बहुत सारे ऐसे केमिकल सबस्टेंस जो प्लांट से भी मिलता था, जो एनिमल से भी मिलता था। फिर निकोलस लैमरी की क्लासिफिकेशन से ये चीज क्लियर नहीं हो पाया कि उसको हम रखें कहाँ, प्लांट में रखें मतलब वेजिटेबल सबस्टेंस के कैटेगरी में रखें या एनिमल सबस्टेंस के कैटेगरी में रखें। तो ये क्लासिफिकेशन फेल्ड हो गया। ठीक है, और इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा अपडेट किया गया और अपडेट करके क्या बोला गया कि केमिकल सबस्टेंस को अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला जो कैटेगरी बनाया गया वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा जो कैटेगरी बनाया गया वो था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, क्या हो गया था भाई, निकोलस लैमरी के क्लासिफिकेशन के बाद क्या हो गया था, ध्यान से सुनते रहिएगा। आफ्टर सम टाइम व्हेन मेनी ऑफ द केमिकल सबस्टेंस वर डिस्कवर्ड, इट वाज फाउंड दैट सम ऑफ देम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ, यस, vegetable and animal can be obtained from both vegetable and animal। अब निकोलस का जो क्लासिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग वो ये क्लियर नहीं कर पाए कि इसको कहाँ रखा जाएगा, वेजिटेबल में या एनिमल में। तो ये क्लासिफिकेशन, निकोलस लैमरी की क्लासिफिकेशन क्या हो गई, फेल्ड हो गई। और फिर एक नए क्लासिफिकेशन को लाया गया, जो क्लासिफिकेशन क्या बताया कि केमिकल सबस्टेंस जो होते हैं वो उनको 2 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला टाइप क्या रखा गया, ऑर्गेनिक, और दूसरा टाइप क्या रखा गया, इनऑर्गेनिक। राइट, तो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक 2 कैटेगरीज को बनाया गया। ऑर्गेनिक के कैटेगरीज में रखा गया कि वो सारे केमिकल सबस्टेंस को ऑर्गेनिक केमिकल सबस्टेंस बोला गया जिनका सोर्स, जी हाँ फिर से सोर्स,
सोर्स के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाई हुआ। दूसरा भी, जिनकी सोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी, उन केमिकल सब्सटेंस को ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस बोला गया जिनकी सोर्स क्या थी, लिविंग थी, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी सोर्स है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन केमिकल सब्सटेंस की सोर्स है, उन केमिकल सब्सटेंस को ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस बोला गया। और जिनका सोर्स क्या था, जिनका सोर्स नॉन लिविंग था, जिन जो अर्थ क्रस्ट से मिलते थे, उनको इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस बोला गया। वो इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस हो गया, मतलब कि लिविंग्स को छोड़ करके बाकी जो भी केमिकल सब्सटेंस जहां से भी मिलेगा, उन सारे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोल देंगे, इनऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस। मेनली सोर्स क्या था, अर्थ क्रस्ट इसका मेनली सोर्स था। ये जो अदर सोर्स बताया गया वो क्या था, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, चलिए, तो ये एक क्लासिफिकेशन आया जिसमें पहली बार ऑर्गेनिक वर्ड को यूज किया गया। पहली बार ये बताया गया कि ऑर्गेनिक कुछ होता है। क्या होता है ऑर्गेनिक, वो सारे केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल सब्सटेंस को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना सकते, उसको क्या बोला गया था, जी हाँ, क्या बोला गया था, ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आया कि बहुत सालों तक तो ये क्लासिफिकेशन चलते रहा, है ना, लेकिन अराउंड 1850s तक ये क्लासिफिकेशन चलते रहा। 1850s में बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जितने भी केमिकल सब्सटेंस है, जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है, वो सारे केमिकल सब्सटेंस 1850 तक लैब में नहीं बनाया जा सका था। कोई भी केमिकल सब्सटेंस 1850 तक लैब में नहीं बना था। तो उस टाइम में बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने एक सजेशन दिया जिसको हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। उन्होंने एक सजेशन दिया और बताया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग लैब में क्यों नहीं बना सकते हैं, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिविंग्स में ही क्यों बनता है। देखिए क्वेश्चन आता है, वाई लिविंग इज द मेन सोर्स ऑफ, या वाई उस टाइम तक में वाई लिविंग इज ओनली द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस। एक क्वेश्चन राइज होता है कि वाई लिविंग इज ओनली द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन राइज होता है। तो बर्जीलियस इसका आंसर देने के लिए एक 1850 में एक थ्योरी को डेवलप करते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी, और वो बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में एक तरह का मिस्टीरियस फोर्स होता है। क्या होता है भाई, एक तरह का मिस्टीरियस फोर्स होता है। कहां पे होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। क्या होता है भाई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक तरह का मिस्टीरियस फोर्स होता है, एंड दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस इन द लिविंग्स। ठीक है, अब देखो एक प्रॉब्लम है भाई, क्या बोला ये बंदा, क्या बोल दिए, ये बोल दिए कि लिविंग्स के अंदर में एक तरह का मिस्टीरियस फोर्स है, एक जादुई शक्ति, और वही मिस्टीरियस फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी तरह के ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस को बनाने के लिए। और उस मिस्टीरियस फोर्स को ये क्या बोले कि वो मिस्टीरियस फोर्स वाइटल फोर्स होता है, और इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या दिया गया, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तो क्या है भाई वाइटल फोर्स थ्योरी, तो देखते हैं। अप टू 1815 एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड couldn't be synthesized in the lab, right? Couldn't be synthesized in the lab. So Berzelius suggested that there is a mysterious force in the living organisms which was named as vital force, and said that organic cannot be synthesized in the lab. बर्जीलियस ये बात बोले कि लैब में ऑर्गेनिक को नहीं बना सकते, क्योंकि ये वाइटल फोर्स सिर्फ लिविंग के अंदर से मिलता है, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। अब लैब में तो नहीं ला सकते, लैब में तो उस फोर्स को नहीं ला सकते, तो इसीलिए लैब के अंदर में हम लोग कोई भी केमिकल सब्सटेंस को नहीं, कोई भी ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस को नहीं बना सकते। तो इसी थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी बोला गया। लेकिन कुछ टाइम बाद एक वोलर नाम के साइंटिस्ट थे, एक जर्मन साइंटिस्ट थे वोलर। उन्होंने क्या किया, 1928 में वोलर अमोनियम सायनेट NH4CNO अमोनियम सायनेट कंपाउंड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन्होंने अमोनियम सायनेट को हीट कर दिया।
हीट करने के बाद अमोनियम साइनेट के अंदर एक रीअरेंजमेंट हुआ और रीअरेंजमेंट होकर के यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। और यूरिया क्या होता है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। तो लैब के अंदर में वोलर अमोनियम साइनेट को लेकर के एक रिएक्शन कर रहे थे और उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट किया। तो क्या ऑब्जर्व किया कि अमोनियम साइनेट के अंदर एक रीअरेंजमेंट हुआ और एक ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस लैब में बना। कौन सा? यूरिया। तो पहला ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस जिसको लैब में देखा गया वो कौन सा था? यूरिया था। तो भाई क्या हो गया था वोलर के साथ? क्या वोलर ने किया? चलिए देखते हैं। In 1828, a German scientist, Wohler, synthesized organic compound in the lab, which was urea. So the vital force theory was failed. क्योंकि लैब में कोई vital force theory तो था ही नहीं और यूरिया तो बन गया, तो vital force theory क्या हो गया? फेल्ड हो गया। तो यूरिया was synthesized in the lab by heating of ammonium cyanide, right? NH4CNO। तो NH4CNO को अगर हम लोग हीट कर दिए तो हीट करने के बाद उसके अंदर एक रीअरेंजमेंट देखा गया और रीअरेंजमेंट होकर के क्या बन गया? NH2CONH2। देखो आप यहाँ पे देखो हम लोग के पास दो नाइट्रोजन है ना, इधर भी देखो दो नाइट्रोजन है, यहाँ देखो 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी देखो 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है। देखो तो वही कंपाउंड एकदम जनरल फॉर्मूला एकदम वही है ना, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला एकदम वही है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला दोनों साइड में सेम है। कंपाउंड क्या किया? सिर्फ रीअरेंज किया और रीअरेंज होकर के अमोनियम साइनेट से रीअरेंज होकर के क्या बन गया? यूरिया बन गया। तो ये रीअरेंज हुआ और यूरिया का फॉर्मेशन किया और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बन गया, जिससे वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया? वाइटल फोर्स थ्योरी को हम लोग क्या बोल दिए भाई? ये बर्जीलियस हाइपोथेसिस है। ठीक है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये बर्जीलियस हाइपोथेसिस है ना। और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? अगर हम लोग बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, तो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक अगर हम लोग वन ऑफ द डिफिनेशन में बात करें, वन ऑफ द डिफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। नाउ व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है वो सारे कंपाउंड्स जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। वो सारे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, या कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ एक और एलिमेंट्स उसमें आकर के मिल जाए, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन रहे, तो उसको हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं, उन कंपाउंड के डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बने हैं या फिर कार्बन हाइड्रोजन और 1 2 3 एलिमेंट्स को लेकर के बना हुआ है, वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है भाई? हाइड्रोकार्बन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स। आपको आइडिया होगा, कुछ आइडिया होगा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एल्केन होता है हाइड्रोकार्बन, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, बेंजीन होता है एंड टोल्यूइन होता है। ये बेसिक हाइड्रोकार्बन्स, ये 5 हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। 3 एलिफैटिक साइड से होते हैं और 2 एरोमेटिक साइड से होते हैं। ठीक है, अब एलिफैटिक एरोमेटिक क्या है, थोड़ा पेशेंस, आराम से सब कुछ पढ़ेंगे, हर चीज बताएंगे, एक एक चीज को बताएंगे। जब ऑर्गेनिक शुरू से हो रहा है तो सब कुछ होगा, पूरा जेई एडवांस के लेवल तक ऑर्गेनिक को पढ़ेंगे, हर एक चीज सिखाएंगे। ठीक है, आराम से इसको बस फॉलो करते रहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर एक बेसिक डिफिनेशन में बात करते हैं हम लोग, एक छोटा सा डिफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का बोले तो क्या बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब चलिए आगे कुछ बात करते हैं कि आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर देखते हैं, आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से बना है। अभी जैसे हम लोग बात किए हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन से तो बना ही है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसमें कार्बन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो भाई अगर कार्बन होगा तो क्यों कार्बन होगा? नहीं समझ में आया? मेरा क्वेश्चन है कि कार्बन ही क्यों रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में?
बिना कार्बन के कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं हो सकता? ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत होता है, मतलब केमिकल सब्सटेंस का अराउंड आधा से ज्यादा पार्ट, 60-70% पार्ट केमिकल सब्सटेंस जितने भी है ना, उसमें से 60-70% पार्ट तो सिर्फ क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो मतलब दुनिया के 60-70% कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो कार्बन से बने हैं। तो कार्बन इस दुनिया का 60-70% कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। सोचो कितना बड़ा बात है, बहुत बड़ा बात है ना? तो कार्बन ही क्यों? वाई कार्बन? क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? वाई कार्बन। तो कार्बन के अगर कैरेक्टर्स को हम देखें तो कार्बन के पास मेनली हम 5 ऐसे कैरेक्टर्स देखते हैं, 5 कैरेक्टर्स ऐसे हम देखते हैं जो बहुत यूनिक होता है, जो कार्बन को बहुत ही स्पेशल बना देता है। तो चलिए पांचों कैरेक्टर को हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन हम लोग का टॉपिक है। पहला हम लोग देखेंगे कार्बन का टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी मतलब बोल सकते हैं हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, है ना? तो 4 बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी, कार्बन का 4 बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी, है ना? कार्बन देखो, कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट में हो, ये ग्राउंड स्टेट का कन्फिग्रेशन है, ठीक है? अगर इसका हम लोग ऑर्बिटल पिक्चर देखें तो हम लोग को कुछ ऐसा दिखेगा। ये तुरंत अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये तुरंत कहां चला जाता है? ये तुरंत अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और एक्साइटेड स्टेट में जाकर के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, यहाँ पे देखो 2s2 हमको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड हो जाता है इन द वैकेंट ऑर्बिटल, है ना? तो अनपेयर्ड हो जाएगा। अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का हम सिर्फ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक्साइटेड स्टेट में, इनर ऑर्बिट, या फिर चलो इनर ऑर्बिट भी लिख देते हैं। तो ये देखो जो उसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो अनपेयर्ड हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे चला गया। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अनपेयर्ड हो गया। अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 कोवैलेंसी भी है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? एक्साइटेड स्टेट में। तो कार्बन अपने फैमिली का, कार्बन की फैमिली को अगर हम देखें तो कार्बन हमेशा 4 कोवैलेंसी शो करता है। सिलिकॉन भी 4 कोवैलेंसी शो करता है। जर्मेनियम क्या करता है? 4 और 2 कोवैलेंसी को शो करता है। एसएन क्या करता है? 2 और 4, और पीबी क्या करता है? 2 कोवैलेंसी को शो करता है। देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप आते हुए कोवैलेंसी डिक्रीज करने लगा। कोवैलेंसी क्या होने लगा? डिक्रीज करने लगा। क्यों डिक्रीज करने लगा? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, मतलब कि जब भी हम डाउन द ग्रुप आते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करने लगा तो कोवैलेंसी डिक्रीज करने लगा। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट होता है कि कभी भी जब हम लोग डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज करता है, और जब साइज इंक्रीज करता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का अनपेयर्ड होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। देखो नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट होने लगते हैं। तो इस पूरे फैमिली का NH2NP2 कॉन्फ़िगरेशन है, NH2NP2 कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन फैमिली का। NH2 वाले जाकर के नीचे की तरफ जाते हुए इनर्ट होने लगते हैं, तो सिर्फ Np2 अवेलेबल होता है। अब सिर्फ जब Np2 अवेलेबल होगा तो 2 कोवैलेंसी नीचे की तरफ हमको दिखता है और ऊपर की तरफ हमको हमेशा 4 कोवैलेंसी दिखता है। तो कार्बन हमेशा कितना कोवैलेंसी शो करेगा? 4। क्लियर है मेरी बात? तो कार्बन अपने फैमिली में इकलौता ऐसा है जो 4 कोवैलेंसी ऑलवेज शो करेगा। सिलिकॉन भी करता है लेकिन कार्बन बहुत अच्छे से, बहुत ही कम टेम्परेचर पे अपने एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। अगर आप यहाँ पे बाकी पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स को देखोगे तो आप क्या देखोगे? यहाँ पे जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। देखो ये +1 शो करता है, ये +2 शो करता है, ये 3 शो करता है, या +3 बोल दो, ये 4 शो करता है, ये 3 शो करता है, ये 2 शो करता है, ये 1 शो करता है। देखो कार्बन इकलौता है जो 4 शो करता है। कार्बन फैमिली हमेशा 4 शो करता है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं जो
बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कार्बन फैमिली में बाकी लोग जो होते हैं, कार्बन फैमिली में जो बाकी लोग हैं, बाकी लोगों की तो बात अभी अभी हम लोग किए हैं, बाकी लोगों का तो बात अभी अभी हम लोग किए कि इन बाकी पांचों में भी सबसे ज्यादा कौन शो करता है, कार्बन। तो कार्बन फिर पूरे पीरियोडिक टेबल का इकलौता ऐसा एलिमेंट बन जाता है जो हमेशा क्या शो करेगा, टेट्रा कोवेलेंसी शो करेगा, इकलौता ऐसा जो टेट्रा कोवेलेंसी शो करेगा। तो ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टर उसकी होती है। क्लियर है मेरी बात? टेट्रा कोवेलेंसी ऑफ कार्बन। दूसरी हम लोग बात करते हैं, कार्बन की दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। अब मल्टीपल बॉन्ड्स तो बहुत लोग बना सकते हैं, लेकिन कार्बन बहुत अलग बनाता है। कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है और डाइन बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डाइन बॉन्ड, बहुत मतलब अलग अलग पैटर्न में बॉन्ड बना सकता है ना। कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से ऐसा कर पाता है। बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, रिपल्सन बहुत कम होता है ना। बहुत सारे फेवरेबल कंडीशंस होते हैं कार्बन के साथ में। तो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। अगर हम इसके तीसरे कैरेक्टर को देखो तो तीसरा कैरेक्टर क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। कार्बन क्या होता है भाई, कार्बन जब बॉन्ड बना करके कंपाउंड बनाता है तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स बनाता है, टेट्राहेड्रल शेप में कंपाउंड्स बना सकता है। टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स के साथ में एक चीज होता है कि यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल यहाँ पे दिखाया गया है शेप को। टेट्राहेड्रल शेप में 4 बॉन्ड जो बनते हैं वो 4 अलग अलग कॉर्नर पे होते हैं और जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। तो 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट का जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पे एक चीज देखा जाता है कि 4 अलग अलग कॉर्नर पे जब है तो रिपल्सन नहीं होगा, बॉन्ड पे रिपल्सन मिनिमाइज हो जाएगा। तो रिपल्सन्स नहीं होते हैं, है ना, जिस वजह से ये कंपाउंड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल बनना पाता है। कार्बन क्या करता है, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स बना पाता है, क्योंकि कंपाउंड्स के अंदर वो रिपल्सन को मिनिमाइज कर देता है। क्यों मिनिमाइज हो जाता है, उसका शेप की वजह से, है ना। तो देखो ये एक बहुत अच्छा उसके साथ कंडीशन हो जाता है, एक बहुत अच्छा कैरेक्टर उसका हो जाता है कि कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनाएगा 4 अलग अलग कॉर्नर्स पे टेट्राहेड्रल शेप में, जहां पर रिपल्सन्स बहुत कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो कंपाउंड स्टेबल बनेगा, है ना। चलिए बहुत अच्छा। अगला कैरेक्टर इसका अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट कैरेक्टर इसकी होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम। एक एटम अपने ही एटम के साथ जुड़ने की उसकी जो टेंडेंसी होती है, तो सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में रिंग में जुड़ सकता है, ओपन चैन में जुड़ सकता है, मतलब कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ऐसे देखो ऐसे ओपन चैन में जुड़ सकता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में ऐसे रिंग में जुड़ सकता है ना। बहुत सारा ब्रांच बना सकता है, बहुत सारा ब्रांच बनाया जा सकता है। एक कार्बन ऐसे बहुत सारा ब्रांच बना सकता है, ठीक है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी अच्छी क्यों होती है, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। ध्यान में रखिएगा मेरे बात को, कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए कार्बन कार्बन की क्या होती है भाई, कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत तगड़ी वाली होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेराइटी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट मे ऑल्सो गिव्स राइज टू द ओपन चैन, closed chain nature compounds. Bond energy of catenation in carbon is maximum. ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ये बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे दिखाया गया है कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी में अगर हम लोग बात करें तो 85 होता है, जबकि कार्बन के फैमिली में ही जो सिलिकॉन बिलोंग करता है उसका 54 होता है। कार्बन के ठीक बगल में नाइट्रोजन है, जहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो लोन पेयर आने की वजह से क्या होता है, रिपल्सन शुरू होने लगता है। तो देखो रिपल्सन होता है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा 39। अब कार्बन के फैमिली, नाइट्रोजन के फैमिली में ही फास्फोरस को देख लो, फास्फोरस के पास क्या होता है 55, थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। अब कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो कार्बन के साथ ये जो बॉन्ड्स बनते हैं बहुत सारे पैटर्न में, ये जो बॉन्ड्स हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे पैटर्न में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे भाई, बहुत स्टेबल बॉन्ड्स बनेंगे। तो कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत ही यूनिक होती है। कार्बन के जैसा कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसी का नहीं होता है, किसी भी फैमिली का नहीं होता है, ठीक है। चलिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी की बात हो गई। अब जो बात होगा वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन।
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन को लेकर के। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप बट ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज, ऑब्वियस डिफरेंट शेप बट ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जीज blend up to give the same number of new orbits, same number of new orbit। ये जो new orbits बनते हैं ना, ये new orbits को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिट कहते हैं, है ना, ऑफ अनदर शेप, हाइब्रिड ऑर्बिट ऑफ अनदर शेप। हाइब्रिड ऑर्बिट का जो शेप होता है वो डम्बल शेप का होता है, ऐसा होता है डम्बल शेप, एंड विथ आइडेंटिकल एनर्जीज। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी होता है वो सेम होता है। ये आप हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में जाकर के देख लेना, मैंने ऑलरेडी वीडियो हाइब्रिडाइजेशन का डाल के रखा है, तो हाइब्रिडाइजेशन का वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है मेरा, देख लीजिएगा। वहां पे हाइब्रिडाइजेशन को बहुत अच्छे से बताया गया है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, प्रीवियस ईयर आईआईटीज के बहुत सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को? सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और एक बात को ध्यान रखिएगा कि पाई बॉन्ड नेवर पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। पाई बॉन्ड कभी कोई रोल प्ले नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और कार्बन में लोन पेयर होता है क्या? नहीं, कार्बन में तो लोन पेयर होता ही नहीं है। कार्बन में तो सिर्फ क्या होता है? बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि कार्बन अगर चारों तरफ सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन क्या है? सिंगल बॉन्डेड है, तो 4 सिग्मा हमको दिख रहा है। देखो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स बताए गए हैं, तो 4 सिग्मा 0 पाई, 4 सिग्मा। तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा हम लोग का कितना हो गया? 4 हो गया। सिग्मा कितना हो गया? 4। लोन पेयर क्या है? हमेशा 0। तो सिग्मा अगर 4 हो जाएगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, और हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री और शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल। ऐसे ही अगर यहाँ पे 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई अगर हो गया, 3 सिग्मा और 1 पाई हो गया, देखो तीनों सिग्मा को मैंने ब्लू से अंडरलाइन कर दिया, 3 सिग्मा और 1 पाई हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? अब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 मतलब 3 मतलब sp2, है ना, 0 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे जब sp2 होगा तो 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। और 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पे क्या होता है? प्लेनर या ट्राइगोनल शेप में आता है कंपाउंड, है ना। अगर यहाँ पे 2 सिग्मा हो जाए, 2 सिग्मा और 2 पाई हो जाए, देखो 2 सिग्मा प्लस 2 पाई, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 मतलब 2 मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 2 हो गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडेशन, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? 180, और कंपाउंड कैसा रहेगा? लीनियर शेप में रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर कंपाउंड डाइइन में है, जैसे ये कंपाउंड क्या है? डाइइन कंपाउंड है, राइट, डाइइन में है, तो यहाँ पे भी क्या होता है? 2 सिग्मा और 2 पाई हमको दिख रहा है। 2 सिग्मा 2 पाई दिखेगा तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 0 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिडेशन sp, और हाइब्रिडेशन sp तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल और शेप क्या होगा? लीनियर होगा। क्लियर है मेरी बात? यहां से पता है एक चीज आपको बताते हैं, IIT 2012 यहां से क्वेश्चन पूछा है इस पे, ये डाइन पे, और ये पूरे हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में मोर देन 10 क्वेश्चंस ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स, मतलब कि मेंस में और नीट में पूछा गया है। मोर देन 10 कंपाउंड्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर में, और वहां पे सिर्फ यही फॉलो होता है, सिर्फ ये फॉलो होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगले कंपाउंड, अगले हम लोग टॉपिक पे अगर बात करें तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग से बना हुआ कंपाउंड, है ना। अगर कभी भी एक्सिस के ऊपर जब ओवरलैपिंग होता है ना, एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सिग्मा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, तो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ 2 s एटॉमिक ऑर्बिटल्स
ध्यान दीजिएगा, 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स और कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखिए एसएस की ओवरलैपिंग हमेशा क्या होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग होती है। अभी हम क्या बोले थे, ऑन एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो एसएस की ओवरलैपिंग कहां होती है, एक्सिस पे होती है। एसपी की ओवरलैपिंग भी कहां होती है, ऑन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होती है। और पीपी की भी ओवरलैपिंग कहां होती है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहां होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होती है। तो कभी भी अगर कोई ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होता है तो उससे जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और पहला ओवरलैपिंग, कोई भी दो एटम जब आपस में बॉन्ड बनाने के लिए आता है तो पहला जो ओवरलैपिंग होता है वो पहला ओवरलैपिंग क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। पहला ओवरलैपिंग क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहला ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब कि अगर ए और बी आपस में बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा है तो ए और बी के बीच में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो एक बॉन्ड बना, अब ये जो पहला बॉन्ड बनेगा ये क्या होगा, सिग्मा होगा। और इसके बाद जितना भी बॉन्ड बनेगा वो सब पाई होगा। मैक्सिमम 3 बॉन्ड हम लोग एक कंपाउंड, दो एटम के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड हम लोग देखते हैं। तो पहला सिग्मा और बाकी का अगर 2 बॉन्ड बना तो 1 सिग्मा 1 पाई, अगर 3 बना तो 1 सिग्मा 2 पाई। और देखिए इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, कैल्शियम कार्बाइड कंपाउंड का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। इंडिया का हर एंट्रेंस से क्वेश्चन पूछ चुका है कि कैल्शियम कार्बाइड कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड देखे जाते हैं 2 कार्बन एटम के बीच में। तो कैल्शियम कार्बाइड का देखिए ये शेप होता है और यहाँ पे कार्बन एटम के बीच में 1 सिग्मा और 2 पाई देखा जाता है, क्योंकि कार्बन कार्बन क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड होता है। तो 1 सिग्मा 2 पाई, ये क्वेश्चन इंडिया का हर एक एंट्रेंस पूछ चुका है। ठीक है, चलिए तो हम लोग सिग्मा देखें कि सिग्मा क्या होता है ना। अब सिग्मा के ऊपर में क्या होता है कि ओवरलैपिंग जब होता है तो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बहुत ज्यादा होता है ना। केमिकल बॉन्ड में मैंने ये सब डिस्कस किया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन केमिकल बॉन्ड। ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बहुत ज्यादा होता है तो सिग्मा से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है ना, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, क्योंकि बहुत ही ये इफेक्टिव एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा कि मोर द डायरेक्शनल कैरेक्टर, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। मोर द डायरेक्शनल कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। डायरेक्शनल कैरेक्टर कैसे हमको पता चलेगा, तो जितना ज्यादा p ऑर्बिटल होगा उतना ज्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर होगा। क्या बच्चे, क्या होगा बच्चों, जितना ज्यादा p ऑर्बिटल होगा, जितना ज्यादा p ऑर्बिटल होगा उतना ज्यादा डायरेक्शनल नेचर कंपाउंड में होगा। अब अगर हमको कहीं पे ऐसा बॉन्ड दिखता है जहां पे एक ऐसा हमको बॉन्ड दिखे जहां पे कार्बन क्या रहे, सिंगल बॉन्डेड है, दोनों ही कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ऐसा रहे कि एक सिंगल बॉन्डेड है और दूसरा कहीं एक जगह पे डबल बॉन्डेड है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि भाई ये तो sp3 है लेकिन ये जो है ये sp2 है। तो sp3 बॉन्ड sp2 है, sp3 sp2 के साथ बॉन्डेड है। यहां देखिए sp2 है, मतलब इस टाइप से बॉन्डिंग है, sp2 बॉन्डिंग है। और sp और sp बॉन्डिंग कैसा होगा, ऐसा बॉन्डिंग होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इधर से इधर को जाते हुए डायरेक्शनल नेचर जो होगा, वो डायरेक्शनल कैरेक्टर जो होगा वो कम हो जाएगा। डायरेक्शनल कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, क्योंकि p कम हो रहा है, क्योंकि p कम हो रहा है तो डायरेक्शनल कैरेक्टर कम हो जाएगा। अब डायरेक्शनल कैरेक्टर कम हो जाएगा तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कम हो जाएगा। कीवर्ड डायरेक्शनल कैरेक्टर कम, स्ट्रेंथ कम। कीवर्ड डायरेक्शनल कैरेक्टर कम, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कम, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा होगा। अगर हम आपको ऐसा कंपाउंड दे दें कि ये कंपाउंड 1 है, कंपाउंड 2 है, कंपाउंड 3 है और कंपाउंड 4 है और स्ट्रेंथ आपसे पूछ दें, सीधे हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, स्ट्रेंथ बताइए। क्लियर है मेरी बात, गुड। अब हम लोग देखें कि पाई बॉन्ड क्या होता है। ये तो सिग्मा हो गया, पाई बॉन्ड क्या होता है। तो पाई बॉन्ड हमेशा होता है सिग्मा एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है और पाई हमेशा लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। मतलब कि इंटरन्यूक्लियर, ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का ये जो लेटरल एरिया है ना, इस लेटरल एरिया में जब ओवरलैपिंग होता है, लेटरली ओवरलैपिंग जब होता है ये न्यूक्लियस
और ये लेटरल एरिया। जब लेटरल एरिया का ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेटरल ओवरलैपिंग ऑलवेज गिव्स राइज टू पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ टू p ऑर्बिटल्स। इट इज अ वीकर देन सिग्मा। वीकर होता है क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाता है, राइट। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होने की वजह से ये बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा वीक हो जाता है सिग्मा से, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक IIT 99 का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन द कंपाउंड दिस, एक कंपाउंड हम लोग को दे दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और बोला है द C2C3 बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ, किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है C2 और C3 में, और ऑप्शंस को देखकर लग रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा कार्बन, राइट। तो देखो ये है दूसरा कार्बन और ये है तीसरा कार्बन। दूसरा और तीसरा कार्बन हमको दिख रहा है। तो दूसरे तीसरे कार्बन में हमको क्या दिख रहा है कि ये है एक डबल बॉन्डेड, एक साइड से डबल बॉन्डेड, दो सिग्मा, मतलब 3 सिग्मा और एक पाई, तो हो जाएगा आपका sp2। और ये जो कंपाउंड है ये है 4 सिग्मा है, तो sp3, ठीक है। तो sp2 sp3 कहाँ है ऑप्शन भाई, sp2 sp3, ये है राइट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, और ऐसे मोर देन 10 क्वेश्चंस, मोर देन 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है IIT 2002 का। क्वेश्चन में बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस द अंडरलाइंड कार्बन हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं। पहला है CH3COOH, एसिटिक एसिड बनाया गया है। तो एसिटिक एसिड कैसा होता है, CH3C डबल बॉन्ड OOH। यहाँ देखिए हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है 3 सिग्मा दिख रहा है और 1 पाई दिख रहा है। तो 3 सिग्मा है, इसका मतलब है कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। देखो ये अंडरलाइन कार्बन है, तो यहाँ पे 3 सिग्मा है और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो A नहीं है। दूसरे पे हम लोग बात कर दें कि CH3C, ये अंडरलाइन कार्बन है, इसके ऊपर में H2 है, 2 H2 है, तो ठीक है 2 H2 है, और यहाँ पे OH है। तो हमको क्या दिख रहा है कि भाई ये क्या बना रहा है, ये इधर 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 4 सिग्मा है। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि 4 सिग्मा है और 4 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो ये है मेरा सही आंसर। यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे C ऑप्शन में देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इधर एक CH3 है और इधर एक CH3 है। तो यहाँ पे हमको 3 सिग्मा दिखेगा, 3 सिग्मा दिखेगा, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ और 1 सिग्मा यहाँ। तो 3 सिग्मा दिखेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। और यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, यहाँ पे ये अंडरलाइन कार्बन है, तो इसमें देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक हाइड्रोजन का सिग्मा है, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हमको क्या दिख रहा है, sp3। तो B इज द राइट वन, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको करना है, और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, बनेगा क्यों नहीं बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को भी पढ़िए साथ में। ऑर्गेनिक में पढ़ के तो हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आप इतना स्पीडली सॉल्व नहीं कर सकते जितना इजीली हम कर दिए। आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, ऑर्गेनिक पढ़ना है, सब पढ़ना है। सब पढ़ने के बाद क्वेश्चंस पूछा जाएगा ना। एग्जाम तो लास्ट में होगा, लास्ट तक तो आप सब कुछ पढ़ करके एकदम, मतलब भोजपुरी में बोलते हैं पढ़ लेके भमीरा हो गई है, तो अब तो एकदम भमीरा हो ही जाओगे पढ़ लेके, ठीक है। चलो अगला टॉपिक की तरफ हम लोग ध्यान दें, तो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग देखें कि ऑर्गेनिक, अब तक हम लोग क्या क्या देखें, एक बार थोड़ा कंक्लूड कर दें। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब तक हम लोग देखे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना, क्या होता है, ठीक है, और कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आगे लोग पढ़ते गए। कार्बन क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, कार्बन के पास क्या क्या ऐसे यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। कार्बन के हम लोग 5 यूनिक कैरेक्टर्स को देख लिए। पहला जो कार्बन का कैरेक्टर हम लोग देखें वो क्या था, टेट्रावैलेंसी। दूसरा हम लोग देखें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। तीसरा हम लोग देखें उसका शेप, टेट्राहेड्रल शेप बनाता है ना। चौथा हम लोग उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी को देखें। पांचवा उसका हाइब्रिडाइजेशन देखें, और हाइब्रिडाइजेशन में हम देखें कि वो बहुत सारा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकता है।